हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगमकर्ता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और उसका ये मेरा रिजल्ट है, जिसे आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो पेपर 1 था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए थे, ये आप देख सकते हैं। और जो पेपर 2 था उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी बोल देते हैं। और यूपी में UPSSC PETA गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 28 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें जो CDP के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप भी आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर नंबर 8 है। इससे पहले के 7 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन किया गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे सीटेट में पहली बार में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊँगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से 120 से ज़्यादा नंबर पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब के बटन पर दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी। जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं 30 क्वेश्चंस, वो सभी रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं और सभी के जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आप बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा और कोई एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स को पकड़ना पड़ता है और आंसर के भी कुछ वर्ड्स को पकड़ना पड़ता है। बस इतना ही काफ़ी होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रतीकात्मक खेल। क्या लिखा हुआ है? प्रतीकात्मक खेल। तो बच्चे के अंदर प्रतीकात्मक खेल खेलने की जो प्रक्रिया है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। कब आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह देते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर प्राथमिक बाल्यावस्था। तो देखिए, यहाँ भी ऑप्शन में दिया हुआ है प्राथमिक समाजीकरण। जो परिवार है वो तो समाज का हिस्सा ही होता है। हमारा जो परिवार है वह समाज का हिस्सा होता है और परिवार प्राथमिक समाजीकरण में आता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। प्रतीकात्मक खेल मतलब कि बच्चा प्रतीकात्मक खेल कब कर पाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह देते हैं। तो प्रारंभिक और प्राथमिक एक ही चीज़ है, तो इस तरह से प्राथमिक समाजीकरण हमारा उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 6 वर्ष तक होती है। जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, उन्होंने अपने सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं। उन्हीं में से एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पहली अवस्था है वो होती है संवेदीगामक अवस्था, वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष तक चलती है। और जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक चलती है और उसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया गया है। इससे विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर हम बच्चे की जो किताब है उनमें कार्टून और कहानियों का उपयोग करते हैं तो इससे विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक यानी कि मज़ेदार बनाया जा सकता है और बच्चों से जुड़ी बनाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है।
दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बच्चों के मन में अनावश्यक भ्रांति उत्पन्न करेगी। अगर हम बच्चों की जो किताबें उनमें कार्टून और कहानियाँ लिखी गई हैं तो क्या इससे बच्चों में भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ऑप्शन 2 नंबर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, ये भी गलत है। अगर बच्चे की किताब में कहानियाँ और कार्टून दे रखी हैं तो इससे बच्चा पढ़ नहीं पाएगा या बच्चे का ध्यान भटक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत व अरुचि को बढ़ावा मिलेगा, ये ऑप्शन भी गलत है। क्योंकि जब बच्चों की किताबों में कहानियाँ और कार्टून छपे होते हैं रंग बिरंगे, तो इससे बच्चों की रुचि उत्पन्न होती है, ना कि बच्चे बोरियत और अरुचि मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं और एक ऑप्शन डिफरेंट होता है, तो यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, जबकि पहला ऑप्शन सही करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो लड़कियों और लड़कों की सहजता योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यावहारिक उपागम है, गलत है। यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, गलत है। जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देता है, गलत है। यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब लड़कियों से केवल पारंपरिक, जैसे कि मान लीजिए अगर हम अध्यापक के द्वारा ये माना जाता है कि लड़कियां केवल डांस कर सकती हैं, घर के कामकाज कर सकती हैं या संगीत कर सकती हैं, और अध्यापक ये माने कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, गणित केवल लड़के ही बेहतर कर सकते हैं गणित में, तो जब भी लड़के लड़की के अलग अलग कार्य बताए जाते हैं या लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा ही जेंडर रूढ़िवादिता या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में ही जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो देखिए इस ऑप्शन में केवल हमको एक वर्ड पकड़ना है, वो है संरक्षण संबंधी समस्याएं। तो संरक्षण, बच्चे के अंदर संरक्षण करने की क्षमता कब आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चे के अंदर संरक्षण करने की क्षमता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। अब आप लोग ध्यान कैसे रखेंगे कि सर संरक्षण संबंधी समस्याएं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आती हैं? तो देखिए संरक्षण का मतलब होता है चीज़ों को बचा करके रखना। तो दोस्तों जो हिंदुस्तान है, हमारा देश है भारत, वो इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो हमारे जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि प्राकृतिक, जो कि मतलब इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों का संरक्षण करती हैं, जैसे कि मूर्तियाँ हो गई, मूर्तियों का संरक्षण करना, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना। तो हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि संरक्षण, तो किन चीज़ों का संरक्षण किया जाता है? तो पुरानी जो इमारतें होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है। जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि जो मंदिर वगैरह हो गए, उनमें जो मूर्तियाँ पाई जाती हैं प्राचीन काल की, उनका संरक्षण किया जाता है। तो मूर्ति मतलब मूर्ति को एक तरह से हम मूर्ति और मूर्त वो शब्द हमारे पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण किसका किया जाता है? मूर्तियों का। तो मूर्तियों में से ही हम एक शुरुआत के 2 शब्द उठा लेंगे, मूर्त। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और देखिए लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ बताया गया है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। तो विकेंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता ये दोनों ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं या व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उन्हें शिक्षक के द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को
दूर किया जाए। तो इस ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बच्चों में जो भी विभिन्नताएं हैं उन सभी विभिन्नताओं को हमें दूर करना चाहिए और उन सभी बच्चों को समान बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। हमें बच्चों की विभिन्नताओं को दूर नहीं करना है, क्योंकि बच्चों की जो विभिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं होती हैं, वो अच्छी होती हैं। बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं और इसी कारण से उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं जो कि अच्छी होती हैं। तो भिन्नता जो वर्ड है, भिन्नताएं या विभिन्नताएं जो वर्ड्स होता है, शब्द होता है, वह पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही स्टेटमेंट है। यानी हमें लचीलेपन का भाव रखना चाहिए, बच्चों को चीज़ों में छूट देनी चाहिए और बच्चों की जो विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनको हमें पोषित करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को उनकी संरचनात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना। तो देखिए, वर्गीकृत करना नेगेटिव वर्ड है, पृथक अनुभागों में पढ़ाना यानी कि पृथक मतलब बांटना, नेगेटिव वर्ड है। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा और आकलन अपनाना। तो हमें सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा और आकलन के तरीके अपनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। गलत क्यों है? जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, तो जब बच्चे ही एक जैसे नहीं हैं तो हम उनके लिए एक समान पाठ्य चर्चा नहीं अपना सकते, उनका आकलन करने का एक ही तरीका नहीं अपना सकते। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो देखिए, जो परिवेश की भूमिका है इसमें बोला जा रहा है कि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अगर आनुवंशिकता के कुछ गुण हैं बच्चे में, जैसे कि मान लीजिए बच्चों की जो आँखों का रंग है वो नीला है या फिर हरा है, तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? तो हम इसको नहीं बदल सकते। जो बच्चे के आनुवंशिक गुण होते हैं उनको नहीं बदल सकते, जबकि ऑप्शन में बोला जा रहा है कि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है, ये बात भी गलत है। परिवेश के जो प्रभाव होते हैं यानी कि जो वातावरणीय कारक होते हैं उनका जो प्रभाव है वह न्यूनतम यानी कि 0 नहीं होता है, बल्कि बच्चों का जो विकास है, उनका जो अधिगम है, वह वातावरण से बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो ना तो ये भूमिका निश्चित होती है और बोला जा रहा है कि इसे बदला नहीं जा सकता, तो ये भी गलत है। इसको बदला जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो अगर हम बच्चे को अच्छा पर्यावरण, उसका वातावरण उपलब्ध कराएं तो इससे बच्चे का जो सीखना है, अब बच्चे का जो अधिगम है वह अच्छा होगा। तो इससे पता चलता है कि जो बच्चे का जो अधिगम होता है उसको बदला जा सकता है और आनुवंशिकता और परिवेश की जो भूमिकाएं होती हैं वो निश्चित नहीं होती हैं, बल्कि उन्हें बदला जा सकता है। और ऑप्शन में बोल रहा है कि बदला नहीं जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता के अलग प्रभाव पड़ते हैं और वातावरण के अलग प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर्यावरण बच्चे को भाषा सीखने में बहुत मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्यों गलत है? देखिए, इसमें लिखा हुआ गया ही। क्या लिखा हुआ गया? ही। तो ही एक नेगेटिव वर्ड होता है, इस तरह से भी ये गलत हो गया। और देखिए, केवल लिखा हुआ है तो केवल भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। तो इस तरह से दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, दोनों ही गलत हैं।
तो ए और आ दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है। तो देखो बच्चों, जो ADHD होता है इसको हम हिंदी में अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा बाहरी जो परिवर्तन होते हैं उनका बच्चा विरोध करता है। बच्चा अपने आप में ही मगन रहता है, उसको बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होता है और बच्चा अधिक समय तक किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है और बच्चा बहुत देर तक एक ही जगह पर भी बैठकर नहीं रह सकता है। तो देखिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, तो जिन बालकों में अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार होता है वे बच्चे आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सही स्टेटमेंट है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति, तो ये प्रवृत्ति इनमें नहीं पाई जाती है। बिना रुके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता, तो ये भी ये नहीं कर पाते हैं। दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, तो ये भी ये नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन बच्चों में आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। किस उपागम के लिए, यानी कि कौन से उपागम की जगह पर हमें कौन सा उपागम अपनाना चाहिए। तो देखिए, खोजबीन आधारित अधिगम के स्थान पर ड्रिल और अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए, गलत है। संरचनावादी से व्यवहारवादी, गलत है। रटने पर आधारित अधिगम के स्थान पर अवधारणात्मक समझ, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। क्यों कि अगर बच्चा रटने पर ध्यान देता है तो हमें रटने पर आधारित अधिगम के स्थान पर अवधारणात्मक समझ को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर 4 अधिगम के लिए आकलन के स्थान पर अधिगम का आकलन, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, वो कह रहा है कि अधिगम के लिए आकलन के स्थान पर हमें अधिगम का आकलन करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वर्ड है और ये नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हमें पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव को अपनाना चाहिए, नहीं। खोजबीन आधारित पॉजिटिव वर्ड है, ड्रिल और अभ्यास नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हमें पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव अपनाना चाहिए, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 संरचनावादी पॉजिटिव वर्ड है, व्यवहारवादी नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाना चाहिए, नहीं। जबकि ऑप्शन नंबर 3 रटने पर आधारित नेगेटिव वर्ड है, अवधारणात्मक समझ पॉजिटिव वर्ड है, तो क्या हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना चाहिए, हमें बुराई से अच्छाई की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि जब भी बच्चा अपने आप से बातें करें, जब भी बच्चा किसी कार्य को करते हुए अपने आप से बात करता है तो इसको हम व्यक्तिगत वाचन, निजी वाचन या फिर व्यक्तिगत वाक कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है व्यक्तिगत वाचन, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है, यानी कि बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो उन गलतियों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है त्रुटियों से अध्यापकों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। ये ऑप्शन नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों वर्गीकृत करना, वो कह रहा है कि वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है, तो नहीं मिलती। हमें बच्चों को बिल्कुल भी वर्गीकृत नहीं करना है, बांटना नहीं है, पृथककृत नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2 त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने में अवसर देती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो इससे शिक्षक को पता चलता है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए तुरंत दूर करना चाहिए। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो क्या हमें उनको तुरंत दूर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें बच्चे को पहले समझाना चाहिए कि किस तरह हम गलतियां करने से बच सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। तो जब हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे तो बच्चा उन चीज़ों को अप्लाई करेगा और जिससे उसकी गलतियों में भी कमी
आएगी। बाकी देखिए बार बार लिखने के लिए कहकर, तो क्या हम बच्चे से अगर बार बार लिखने के लिए बोलें तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, त्रुटियों के आधार पर बार बार बच्चे से लिखवाना, कोई भी काम करवाना, ये गलत बात होती है। त्रुटियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। शिक्षक के द्वारा बच्चों को फेल नहीं करना है, एग्जाम में विफल नहीं करना है, अपना समय बचा सकते हैं। शिक्षक को अपना समय नहीं बचाना है, बल्कि कितना भी समय लग जाए हमें बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी है, सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निःशक्तता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, बिल्कुल गलत है। क्या हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लेखन कार्य देंगे? नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 2, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं पहले। लेखन कार्य का समय घटा देंगे, तो ये भी गलत है। लेखन कार्य का हमने समय घटा दिया, यानी कि बच्चों से बोल दिया कि आपको ये कम समय में ही करके देखना है। जो भी कार्य लिखने के लिए दिया गया है उसको क्या करना है? कम समय में लिखने के लिए लिखना है आपको। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें समय को घटाना नहीं है, बल्कि बालक को पर्याप्त समय देना है, पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हैं। ऑप्शन नंबर 4, प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे की लिखावट को हम मानदंड नहीं मान सकते। अगर बच्चे की लिखावट गलत भी है, अच्छी नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा आने वाले समय में सीख जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी को महत्व तो नहीं देंगे। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। अगर बच्चा स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता है, गलतियाँ करता है, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर बच्चा गलतियाँ करता है लिखने में, तो स्पेलिंग में, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक ऑप्शन सही है। सही वाला डिफरेंट ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है, उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, केवल एक वर्ड को पकड़ लो, वो है कम दिखता है। एक बच्चा है जिसे कम दिखता है, तो ऑप्शन नंबर 1, उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। बच्चा है जो कि चीज़ों को देख नहीं पाता, तो जब वो देख नहीं पाता है तो पढ़ भी नहीं पाएगा और लिख भी नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। जो भी पाठ होते हैं उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए। स्थायी छूट का मतलब होता है बच्चे से मना कर देना। तो क्या हमें बच्चे को पढ़ने और अपना काम करने से स्थायी छूट दे देनी चाहिए? बच्चे से पूरी तरह से मना कर देना चाहिए? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, उसे अपने सहपाठियों की कॉपियाँ काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए, गलत है। हमें बच्चों से ये नहीं बोलना है कि आप उसकी कॉपी ले लो और उसमें से अपना काम कर लो, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एक तरह से नकल करना हो गया और हमें बच्चे को नकल करना नहीं सिखाना है। हमें सिखाना है बच्चे को कि बच्चा चीज़ों को सीखे, फिर उनको अपने आप से करे। ऑप्शन नंबर 4, उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने के लिए सलाह देनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हमें बच्चे के अभिभावकों को इन चीज़ों में शामिल नहीं करना है। हमें कोई भी बच्चे की शिकायत वगैरह बच्चे के माता पिता से नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे संतुष्टि देता है, यह कार्य क्या दर्शाता है? तो यह कार्य आंतरिक प्रेरणा दर्शाता है। हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जब बालक किसी भी कार्य को अपने आप से करता है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित है, बच्चे के अंदर आंतरिक प्रेरणा पाई जाती है। जब भी बच्चा कार्य को अपने आप से करे, तो इसका मतलब है कि बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। और जब भी बच्चे को किसी कार्य को करने में प्रेम हो, किसी कार्य को करना बच्चे को अच्छा लग रहा हो, किसी भी कार्य को करने में बच्चे को रुचि हो, तो ये सभी आंतरिक अभिप्रेरणा की सूचक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकलन का उद्देश्य क्या है? अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आकलन का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, इसकी एकदम विश्वसनीय रिपोर्ट तैयार करके देना। बाकी ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ऑप्शंस को नहीं समझेंगे तब तक आप सीडीपी को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, भययुक्त, यहाँ क्या लिखा हुआ है, भययुक्त, यानी कि डर का माहौल बना हुआ है, भययुक्त यानी कि डर का माहौल बना हुआ है, और हमें बच्चों से बोलना चाहिए कि तुम्हें ऐसे डर के माहौल में ही चीज़ों को सीखना है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अगर यहाँ होता भय मुक्त तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ बोला गया भययुक्त यानी कि डर का माहौल है, तो ये बच्चे के लिए अध्ययन करने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले या प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, यानी कि हमें बच्चों के ग्रुप बनाने चाहिए कि ये धीमी गति से सीखते हैं, ये प्रखर हैं, ये समस्यात्मक हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें बच्चों के ग्रुप नहीं बनाने हैं, समूहों में नहीं बांटना है कि ये बच्चे होशियार हैं, ये बच्चे बुद्धिहीन है, कमज़ोर है, पढ़ने में बेकार है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी बच्चे विशिष्ट हैं, सभी बच्चे खास हैं, सभी बच्चे अच्छे हैं, सभी बच्चे सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है, प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बोल रहा है, तो हमें प्रतियोगिताओं को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब बटन है, इस पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इसको दबाएंगे तो ऐसे बेल बन करके आएगी, जब बेल को प्रेस करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है? तो इसकी यह क्षमता सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहलाती है। जब भी बच्चे ने, अगर मान लीजिए बच्चे ने पूर्व में कोई चीज़ देखी या फिर सीखी और उसी को बच्चा आगे आने वाले समय में करे लेकिन थोड़ी परिवर्तनीय स्थिति में, तो इसको हम सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। तो राघव ने क्या किया, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है जैसे कि वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, तो यह सांकेतिक प्रस्तुतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। दूसरा ऑप्शन, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। तो देखिए, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन पहले बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थायी ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही स्टेटमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में? जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच में जुड़ाव हमें उत्पन्न करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? संभावित जोखिम वाला, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो हमारे लिए जोखिम यानी खतरे भरा हो सकता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारे लिए खतरे भरा हो सकता है। इसी में बोल रहा है कि अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, यानी कि शिक्षक को बालकों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत। तीसरा ऑप्शन, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, विजातीय आधारित, तो इसका जो समूह बनाना, तो क्या हमको समूह बनाने चाहिए? समूह नहीं बनाने चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। हमें बच्चों से कम अपेक्षाएं नहीं रखनी है, बल्कि हमें सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बाह्य पारितोषिक देकर अभिप्रेरित करना चाहिए। गलत ऑप्शन है। बाहरी पारितोषिक का मतलब है कि बच्चों को इनाम दे दिया, कोई पुरस्कार दे दिया, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अन्य विद्यार्थियों से अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना। अन्य विद्यार्थियों से अलग, क्या बच्चों को हमें बाकी के बच्चों से अलग करना चाहिए? नहीं। पृथक, पृथक करने का मतलब अलग करना, बांटना। तो ये अन्य विद्यार्थी पृथक करना नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। विद्यालय द्वारा उनके लिए अभिकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना, यानी दबाव डालना, बच्चों पर दबाव डालने की बात बोली जा रही है, नेगेटिव वर्ड है। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन, हम बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस लिए? मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए। जिन चीज़ों का बच्चे ने स्वयं अपनी इच्छा से चयन किया है, स्वेच्छा से चयन किया है, चुनाव किया है, उन बच्चे को हम पढ़ने का अवसर दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दोनों ने बदला ले लिया था। लॉरेंस कोलवर्थ के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बच्चे आपस में बदला पूरा कर लेते हैं, जैसे मान लो एक बच्चे ने दूसरे की पेंसिल तोड़ दी, लेकिन दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसकी नोटबुक का पेज फाड़ दिया या उसका खाना खा लिया, तो इस तरह से जब बच्चे आपस में एक दूसरे से बदला ले लेते हैं, तो इसको हम यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, यानी कि टेक्निकली वे बच्चे अपने आप में यांत्रिक रूप से बराबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावशाली हैं? यानी कौन सी विधियां हैं जिससे हम अधिगम को समुन्नत यानी कि अच्छा बना सकते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही स्टेटमेंट है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें उदाहरणों और गैर उदाहरणों, तो गैर उदाहरण एक नेगेटिव वर्ड समझ लें, नहीं, गैर उदाहरण बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमें बच्चों को समझाने के लिए, मान लीजिए हम बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हमें उस पाठ में आए हुए उदाहरणों से भी बच्चों को समझाना चाहिए, और ऐसे उदाहरण जो कि उस पाठ में नहीं दिए हों, यानी कि नहीं उस पाठ में न दिए हों लेकिन उस पाठ से संबंधित हों, उन्हीं को हम बोलेंगे गैर उदाहरण, और ये बच्चे के लिए लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है। हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे प्रश्न पूछें। ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 देख लो, बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप में तुलना करने के लिए उकसाना। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर मान लीजिए हम क्लास में हमने सारे बच्चों को चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने किसी एक बच्चे से बोला कि हमने किसी एक बच्चे से बोला कि आप दूसरे के बारे में कुछ चीज़ें बताइए। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझाने के लिए कहना, यानी कि वो इस बारे में क्या सोचता है, उसने अभी जो उत्तर दिया हमें थोड़ी देर पहले, आप उसके बारे में बताइए, यानी कि उसकी अवधारणा क्या है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तीसरा वाला। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। ये कौन सी में दे रखे हैं? पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें बच्चों को तुलना करने के लिए उकसाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? तो रचनावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए, शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, तो सही स्टेटमेंट है। कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, ये भी सही है। सीखना सामाजिक अंतर्क्रियाओं द्वारा बाधित होता है, गलत है।
सीखना, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो जो सामाजिक अंतर्क्रियाएँ होती हैं वो इसमें बाधा डालती हैं। यानी एक तरह से ये कह लीजिए जो कुछ समाज है वो बच्चे को सीखने के बाद नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। जो समाज होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, परिवार हो गया हमारा, अध्यापक हो गया, विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, ये सभी हमें सीखने के लिए मदद करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो एक गलत बात बोली गई है उसमें, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4, अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है वह प्रामाणिक अधिगम कार्यों के द्वारा ही होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रचनावादी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? तो अच्छे अंक लाने का दबाव गलत है, हमें बच्चे के ऊपर दबाव नहीं डालना है कि उन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, बस हमें बच्चे को चीज़ों को सिखाने पर जोर देना है। तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा वो देख लीजिए। तदानुभूति का अर्थ होता है जब शिक्षक अपने आप को बालक के स्थान पर रख करके सोचते हैं तो इसे हम तदानुभूति कहते हैं, और तदानुभूति एक पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। एवं बात सुनने वाले अध्यापक, यानी कि ऐसे शिक्षक जो बच्चे की बात को सुने समझें, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि सामाजिक और भावात्मक अधिगम को समुन्नत करना, समुन्नत करने का मतलब है उन्नत करना, उसकी तरक्की करना, उसे आगे बढ़ाना। जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तो ये भी गलत है, हमें बच्चे को कोई भी अनुशासन बच्चे के ऊपर नहीं थोपना है। शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, हमें बच्चों में प्रतियोगिता को भी बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि हमें जोर देना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तीनों ही ऑप्शन एक जैसे हैं, इसलिए ये हमारे आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं दे रखा है, तो हमें ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर प्राथमिक बाल्यावस्था भी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह देते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, और प्राथमिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ ऊपर है। देखिए बस दोस्तों, अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और बच्चे से ज़्यादा होशियार किसी व्यक्ति ने बच्चे की क्या की, सहायता कर दी, तो अगर कोई व्यक्ति बच्चे की सहायता कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट है कि वह व्यक्ति बच्चे से ज़्यादा होशियार होगा, यानी कि बच्चे की जो उन्होंने मदद की है वो बच्चे की क्षमता से कुछ ऊपर है, यानी कि बच्चा जितना जानता है उससे कुछ अधिक है उसको दी जाने वाली मदद। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला गया निकटस्थ विकास का क्षेत्र, तो जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है इस शब्द के बारे में लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। और निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है? तो दोस्तों जब बच्चा अपने आप से ही कोई कार्य करता है और अपने से ज़्यादा समझदार व्यक्ति की सहायता से कोई कार्य करता है, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है उसी को हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र कह देते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि निकटस्थ विकास के क्षेत्र में किस मनोवैज्ञानिक ने बात की है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, लेव वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। नेक्स्ट देखिए, कारण आर, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए दूसरे वाले में बोला गया है
कि बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं। तो यहाँ तक तो सही बात है, जब भी अध्यापक के द्वारा बालक को सीखने का मौका दिया जाता है तो बालक सीखता है। और पहले से बच्चे ने जो चीज़ें सीखी हुई हैं और नई चीज़ें जो बच्चा सीख रहा है, इसमें क्या किया जाता है, संबंध बनाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही स्टेटमेंट है, जो कारण है वह एक सही स्टेटमेंट है। पहले ऑप्शन में बोला गया कि समानांतर रूप से सोचने के लिए कहना, तो ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बालक का जो विकास है वह शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की ओर चलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधोगामी कहते हैं। बहुत से बड़े बड़े टीचर्स ने इसका जो आंसर है वह शीर्षगामी बताया है, जो कि बिल्कुल ही पूरी तरह से गलत है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बालक का विकास जब बालक का जो विकास है वो बालक की बॉडी के मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है, तो इसको हम अधोगामी कहते हैं। देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अधोगामी में एक अक्षर आ रहा है धा से हो गया धड़, और इंसान का जो शरीर होता है उसमें धड़ कहाँ पर होता है, मध्य में। तो जब बालक का विकास बालक के शरीर के मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है, तो उसे हम अधोगामी विकास कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। अधोगामी में क्या आ रहा है, ध का मतलब धड़ से बाहर की ओर, यानी कि धड़ होता है बच्चे के केंद्र में, तो केंद्र से बाहर की ओर मतलब कि धड़ से बाहर की ओर, तो अधोगामी इसका सही आंसर हो जाएगा। शीर्षगामी बिल्कुल ही गलत है। शीर्षगामी का अर्थ क्या होता है, शीर्षगामी का अर्थ होता है जब बच्चे का विकास सिर से पैरों की तरफ हो रहा हो। जब बच्चे का विकास सिर से पैरों की तरफ हो तब इसका आंसर होता है शीर्षगामी। लेकिन इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, मध्य से बाहरी सिरों की ओर, यानी कि बालक के शरीर के मध्य से बाहरी सिरे की ओर विकास हो रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 अधोगामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी बनाती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन है वह एक अच्छा मूल्यांकन है, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि एक मूल्यांकन तो वो होता है जो साल के अंत में किया जाता है, तो हमें इस तरह का जो मूल्यांकन हो, जो मूल्यांकन साल के अंत में किया जाता है, उसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और योगात्मक मूल्यांकन एक नेगेटिव वर्ड है, साल के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन नेगेटिव वर्ड है, ये हमारे आंसर नहीं होते हैं। और सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कि लगातार चलने वाला। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो भी हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। इस तरह से जो बच्चे का मूल्यांकन है वो पढ़ाई के दौरान ही चलते रहना चाहिए। समग्र का मतलब हो गया पूरी तरह से, यानी कि हम बच्चे की सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, बच्चे का संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी। बाकी ऑप्शन देख लेंगे। मानक तो मानक नेगेटिव वर्ड है, एक रूप एक जैसा नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। मानक आधारित नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। संदर्भ युक्त तो पॉजिटिव है, लेकिन एक ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया तो पूरा ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पूरा वाक्य गलत हो जाता है। संकल्पनात्मक और अध्यात्मक केंद्रित, तो संकल्पनात्मक तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन अध्यापक केंद्रित नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारण हैं जो बच्चे की सीखने को प्रभावित करते हैं। तो संवेग का मतलब हो गया भय, क्रोध, प्रेम, तो ये सभी बच्चे की सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चा किस संस्कृति से आ रहा है, उसके सांस्कृतिक मूल्य क्या है, ये भी बच्चों के सीखने में सहायता करता है, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। परिपक्वता, यानी कि बच्चा परिपक्व हुआ है कि नहीं, कितनी चीज़ें बच्चा जानता है, कितनी चीज़ें नहीं जानता है, ये चीज़ें भी, परिपक्वता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के अधिगम में। ऑप्शन नंबर 4 रुचि, तो रुचि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुचि तो अधिगम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को किसी पाठ में रुचि है, ठीक है, कोई ऐसी कहानी पाठ पढ़ती हुई आ गई जो कि बच्चे के लिए मज़ेदार है
और बच्चे के लिए उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को बहुत ही ध्यान लगा करके पढ़ेगा। और जब बच्चा ध्यान लगा कर पढ़ेगा तो उसका जो अवधान है, उसका जो अधिगम है, अधिगम का मतलब सीखना, तो उसका सीखना अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। नहीं आ गया तो मतलब कोई जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं, तो जो तार्किक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन में बालक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3, विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पूर्वानुमानों का मतलब होता है जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, जैसे कि तो पूर्वाग्रहों को चुनौती देना अच्छी बात है। पूर्वानुमानों को चुनौती देना, पहले से जो चीज़ें आ रही हैं उनको चुनौती देना कि नहीं ये चीज़ें हो रही हैं पहले से, ये गलत हो रही हैं, हम इनको चुनौती देते हैं, हम इनको सुधारेंगे, तो ये सही स्टेटमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम सोचें कि घर से बाहर काम करने की, हम सोचें कि लड़के ही केवल घर से बाहर काम कर सकते हैं, लड़की घर से बाहर निकल कर नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा पहले से चला आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, उनके कार्यों को बांटना, ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या किया जा रहा है, उसको चुनौती दी जा रही है, यानी कि जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको चुनौती दी जा रही है, इसलिए ये पूरा का पूरा वाक्य स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4, विचारक कथनों में तथ्यों की सत्यता और तर्क की संगतता की जांच करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। विचारक का मतलब होता है जो बालक, तो बालक क्या करेंगे, कोई भी बात बोली जाती है तो उसकी सत्यता की वो जांच करते हैं, ये नहीं कि बस पढ़ लिया और मान लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसकी सत्यता की जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे और अपना तर्क लगाएंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, सोच विचार करेंगे कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। ये नहीं कि बस लिखा हुआ है तो हमने मान लिया, पुरानी चीज़ों पर चले आ रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर जो अब देखिए जो 3 स्टेटमेंट है, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट है, ये सभी सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम 30 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया। बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके लिए याद करने वाले होंगे, बाकी के सभी क्वेश्चंस को आप नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स की हेल्प से आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप इस सब्सक्राइब को दबाएंगे तो ऐसे बेल बन कर आएगी, इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। दोस्तों इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों से भी बोलिए कि अगर ये चैनल आपको पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है जब भी आप वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, हमें अच्छे क्वेश्चंस लेने होते हैं और उन सभी की हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है कि किसी भी हाल में किसी भी जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत ना पहुंचने पाए बच्चे तक, क्योंकि गलत आंसर अगर एक बार चला जाता है तो बच्चा उसे याद कर लेता है और फिर बच्चे को एग्ज़ाम में परेशानी होती है। तो दोस्तों हमने पूरी तरह से कोशिश की है सभी चीज़ों को एकदम बेहतर बनाने की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।